देखिए, हम लोग रासायनिक बलगतिकी में कल कोटि वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जाते तो हमारी जानकारी कम से कम इन बातों के बारे में होनी चाहिए। हमने ये कहा था कि अभिक्रिया की कोटि का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अभिकारकों के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि है। आपको क्या करेगा, कोई वेग नियम दे देगा और कहेगा ऐसा अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको क्या करना है, जो भी घातांक है उनको जोड़ दीजिए। कितनी कोटि आ जाएगी, 1/2। इस पर कितनी घात है, 1। उत्तर आ जाएगा 3/2। 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2 हो गया। इधर देखें, इधर पूछे तो ये देखें 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है और आधा है ही है, तो 1.5 और आधा वैसे भी देख लेना, 3 और 1 4/2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो ऐसे करके आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं आराम से। मात्रक अगर निकालना हो, बोल आपसे कहा जाए इस अभिक्रिया के लिए K का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए हमने फार्मूला सेट कर रखा है, मोल बटे लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ तो क्या करेंगे, 1 में से 3/2 घटा देंगे, ठीक है, 1 - 3/2, और यहाँ क्या कर देंगे, 1 - 2 घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो भी मात्रक आपके पास आएगा बच करके वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अभिक्रिया की कोटि निकालना सीख गए। अभिक्रिया के वेग नियम से ये पूरा क्या होता है, वेग नियम, ये जो निकाली जाती है क्या होती है, कोटि, और कोटि से K का मात्रक निकलता है। K को क्या कहते हैं, वेग नियतांक। अब देखें, हमारे वीडियोज़ के दौरान कुछ बच्चों की समस्या आई थी, कल ही सुनने में आया था ये प्रॉब्लम, कि थोड़ा कहीं कहीं पर कुछ शब्दों को उनको मैं क्या ज़रूरत से ज़्यादा शुद्ध हिंदी का उपयोग करता हूँ बोलने में, तो इस वजह से उनको भाषागत रूप से कोई समस्या हो। तो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मतलब मुझे जानते हैं, क्लासेस लेते हैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस, उन लोगों के पास मेरे मोबाइल नंबर, अगर कोई भी भाषा संबंधी परेशानी आती है तो वो बच्चे डायरेक्ट कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं कभी भी, कि मैं उनको कोई भी उपयुक्त टाइम दे दूंगा। उनको कोई भी समस्या आती है किसी तरह की तो मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे सामने होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया उन्हीं के अनुसार आती है। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग हमारे हिसाब से काम करते हैं, बच्चों की कोशिश करते हैं, तो उतना ये कह सकते हैं भाषागत रूप से, जैसे आपके सामने लोकल लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम हमारी एक निश्चित भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है, कठिन हो सकती है, तो इसलिए उसके लिए परेशान ना हो। टेक्निकली आपको चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखें, अपन रासायनिक बलगतिकी पे चल रहे थे, तो देखें अब कोटि के संग जो जो चीज़ निकल के आई थी, पहली बात मैंने जैसे आपसे पूछा 2A और इससे उत्पाद बन रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो आपका उत्तर होगा सर हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसका इस अभिक्रिया से कोटि का कोई लेना देना नहीं है, इसको देख करके नहीं बता सकते। बल्कि हम ये लिख सकते हैं -dr/dt बराबर K⁴x। अब x की बात का हमको नहीं पता, x 2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, अर्थात किसी भी अभिक्रिया को देख करके कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि कैसा आंकड़ा होता है, प्रैक्टिकल, यानी प्रयोग करके देखेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, A की मात्रा दोगुनी करके देखेंगे। अगर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है तो इसकी कोटि 1 हो जाएगी। इसकी मात्रा दोगुनी करने से यदि अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है तो कोटि 2 हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा 2 करने से, दोगुनी करने से इसका वेग 8 गुना हो जाता है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम प्रयोगों में डाल करके देखते हैं। पहले A की मात्रा जितनी है उससे देख लेते हैं। उस समय अभिक्रिया का वेग मान लो 2 × 10³ प्राप्त हुआ, हमने इसकी मात्रा 4 गुना कर दी, यानी 2 गुनी कर दी। 2 गुनी करने पर मान लो इसका वेग कितना हो जाता, 4 × 10⁻। तो सांद्रता दोगुनी, वेग दोगुना, मतलब कैसा संबंध है, सीधा समानुपाती का है। तो घात कितने की आ जाएगी, समानुपाती संबंध कब हो सकता है, जब यह घात 1 है। अगर मान लीजिए हमने इसकी मात्रा दोगुनी करी, इसका 1 मोल था, अब 2 कर दिया, दोगुनी मात्रा करते मान लीजिए वेग हो गया कितना, 8 गुना। तो किसके रूप में बढ़ा है, कितना बढ़ गया, 2 × 4 = 8, यानी अब 4 गुना बढ़ गया है।
4 गुने का मतलब क्या हो गया, ये दुगुना किया, ये 4 गुना, तो संबंध कौन सा आ रहा है, स्क्वायर का संबंध आ चुका है। तो कुल मिला के कोटि कितनी हो जाएगी, 2। तो असल में x जो है वो प्रायोगिक राशि होती है, सैद्धांतिक राशि। सैद्धांतिक का मतलब सीधी अभिक्रिया को देख करके ज्ञात नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब मैं थोड़ी नई चीज़ लेकर के आता हूँ। कोटि का मान ये बता ही दिया था आपको कि ये पूर्ण संख्या के रूप में हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है, शून्य के रूप में हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है किसी विशेष अभिकारक के सापेक्ष। अब देखें एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल अभिक्रिया, ठीक, और एक होती है हमारे पास जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया कौन सी होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, सरल अभिक्रिया। जैसे आपके पास कोई क्रिया है कार्बन प्लस O2 और इससे क्या बन गया CO2। तो ये क्रिया कैसी है, ये क्रिया ऐसी है जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। इसके लिए 2 पदों की आवश्यकता नहीं होती, 3 पदों की आवश्यकता नहीं होती। ये क्रिया कहलाती है सरल अभिक्रिया। तो सरल अभिक्रियाओं की कोटि तो हम प्रयोगशाला द्वारा निकालते ही हैं, लेकिन जटिल अभिक्रिया कौन सी होती है, जो एक से अधिक पदों में पूर्ण हो, अधिक पदों में पूर्ण होती, जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, जटिल अभिक्रिया। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लेकर के आपको बताता हूं। यहां पर CH3 का होल थ्राइस C और ये क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया हम OH माइनस से करवा करके देखें तो क्या होता है क्रिया में। देखिए यहाँ कार्बन की विद्युत ऋणता कम है तो कार्बन प्लस वाला और क्लोरीन कैसा है, माइनस वाला। माइनस वाले से माइनस वाले शिफ्ट हो जाता है, तो माइनस वाले को कहते हैं हम नाभिक स्नेही। किस नाम से जानते हैं, नाभिक स्नेही। ये भी नाभिक स्नेही, ये भी नाभिक स्नेही। होता क्या है, माइनस को ये वाला हटा देता है, तो कैसे रिएक्शन होगी, अच्छा किसने किसको हटाया है, एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को हटाया है, इसलिए क्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरह से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा रहा है। अब देखो देखने में ऐसा लग रहा है क्रिया में कुछ नहीं है, ये हट रहा है और ये जुड़ रहा है, तो एक स्टेप में होगी, लेकिन असल में ये क्रिया जो होती है कितने स्टेप में होती है, 2 में। तो एक हो गया स्टेप फर्स्ट, ठीक। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है टूटता है, CH3 का होल थ्राइस CCl, और ये टूट करके किस किस में टूटेगा, ये प्लस बनेगा और ये माइनस, तो ये टूटता है CH3 का होल थ्राइस C प्लस और Cl माइनस। अभी आपको इस रिएक्शन पे ज़्यादा जोर ऐसे नहीं देना है कि हमको ये रिएक्शन याद करनी है, क्या उत्तर नहीं करनी है। आप लोगों को केवल ये देखना है इस रिएक्शन में, क्या देखना है कि ये क्रिया 2 पदों में हो रही है। सबसे पहले पहला अणु जो है, कुल मिला के कितने अणु है, 2 है, 2 पद इस तरह से हो रहे। रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही रही है, माइनस हटेगा माइनस लग जाएगा, बस इतना सा काम हुआ है। अब होती कैसे, तो 2 स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, पहले टूट रहा है, तो ये कार्बन पर धनायन आता है, तो क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन, ठीक। अब स्टेप सेकंड ले लेते हैं, बोलो ये कार्ब धनायन है, CH3 का होल थ्राइस C प्लस। अब कौन होगा अगले पद में, OH माइनस आक्रमण करने आ जाएगा और ये बना लेगा CH3 का होल थ्राइस C, ठीक। तो बोलिए यही क्रिया कितने पदों में संपन्न हुई है, 2 पदों में। तो ऐसी क्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उसे कहते हैं जटिल अभिक्रिया। और ये जो है, ये तो है अभिक्रिया, बोलो एक ही पद में पूरी दिखाई दे रही है यहाँ तो, लेकिन जब हमने इसको खोल करके लिखा तो कितने स्टेप हो गए इसके, 2। तो किसी भी अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना ही उसकी क्रियाविधि कहलाती है। आपको ध्यान होगा चैप्टर में हमने पढ़ा था रासायनिक बलगत की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। तो बोलो यहाँ से क्रियाविधि हमको पढ़नी पड़ रही है, क्यों पढ़नी पड़ रही है बताऊंगा, लेकिन क्रियाविधि के बारे में बात तो आई है यहाँ पे।
ये रासायनिक अभिक्रिया, और जब हम उसको छोटे छोटे स्टेपों में तोड़ देते हैं तो उसकी क्रियाविधि हो जाती है। तो ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि है। ठीक, अब इसमें जो पहला पद होता है वो तो कैसा है, स्लो पद, धीमा, और दूसरा पद है वो है फास्ट। ठीक है, एक पद धीमा हो गया और दूसरा फास्ट हो गया, तीव्र। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसके अंदर ये पूरी डिटेल में है ये रिएक्शन। ठीक है, पहले ही चैप्टर में जो वहाँ का है हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो उसको मैं बताऊंगा जब आपको पता पड़ जाएगा कि ये स्लो क्यों होती है और ये फास्ट। अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन फिलहाल आप समझ लें इसका स्टेप फर्स्ट कैसा है स्लो और स्टेप सेकंड कैसा है फास्ट। अब आप देखें, अगर आपको कोई चीज़ अध्ययन करनी हो, किसी चीज़ का स्टडी करना हो, तो आप देखें मेरे हाथ में ये चौक है, ये बिल्कुल इस तरह से गति कर रहा है। बोलिए इसकी गति कैसी है, स्लो है। स्लो है तो आप आराम से देख करके बता सकते हैं कि मेरे हाथ में चौक मौजूद है। लेकिन अगर इसकी गति इस स्पीड से होने लग जाए तो आप चाहकर भी नहीं बता सकते कि मेरे हाथ में क्या चीज़ मौजूद है। इसका मतलब जब चीज़ें धीमी गति से चलती है तो अध्ययन करना आसान है, और जब चीज़ें बहुत तेज़ गति से चलती हैं तो अध्ययन करना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए हमारी टीवी की स्क्रीन है, वो धीरे धीरे चले, ठीक है, समाचार आते नीचे, वो थोड़ा धीरे स्पीड से चलते हैं, तो हमें बोलिए उसमें लिखे हुए समाचार पढ़ने में आ जाते हैं। लेकिन जो ट्रेन पर लिखी हुई चीज़ें होती है और जब ट्रेन पूरी स्पीड में होती है तो हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं। रीजन क्या है कि अधिक वेग से चली हुई चीज़ों का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। तो देखिए जो फास्ट पद है उसका अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने में कोई उपयोग नहीं होता। तो अब आप देखें मैं इसको क्यों तो पढ़ा रहा हूँ, इस बात को समझें। तो आप देखें रासायनिक बलगतिकी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोटि। तो कोटि में हमको ये तो पता ही लग गया कि कोटि का निर्धारण सीधा रिएक्शन देख करके तो हो नहीं सकता। जैसे आपके सामने बोलिए ये रिएक्शन दे रखी है, आपसे पूछा जाए कोटि कितनी है, कुछ बच्चे कह देंगे एक अणु ये रहा और एक अणु ये रहा, तो कोटि का मान बता दिया 2, जो कि गलत है, क्योंकि कोटि का इनकी संख्या से कोई संबंध होता ही नहीं है। समझे? तो कोटि का किससे पता लगता है, तो कोटि के लिए मैंने आपको बताया किससे पता लगेगा, प्रायोगिक मान से। हम इस क्रिया को प्रयोग में ले गए, प्रयोग में ले जाने पे पता पड़ा कि क्रिया कितने स्टेप में हुई है, 2 स्टेप में। 2 स्टेप में एक स्लो होता है और एक कैसा होता है, फास्ट। फास्ट स्टेप का अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं है। तो कौन सा स्टेप का उपयोग है, स्लो। तो किसी भी जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके धीमे पद में जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से सुन लें, जटिल अभिक्रिया में धीमे पद में जितने अणु भाग लेते हैं उसे ही हम अभिक्रिया की कोटि के नाम से जानते हैं। तो बोलिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, वैसे कितने अणु हैं टोटल, 2, लेकिन पहले पद में यानी धीमे पद में कितना अणु है, 1 है, तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1। तो बात समझ में आ गई होगी। सरल अभिक्रिया है तो इनकी कोटि तो प्रायोगिक रूप से अपने आप बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे आपको निकालनी है, जबकि जटिल अभिक्रियाओं में क्या करना है, अगर आपको उसकी क्रियाविधि का पता है तो स्लो पद में जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम हो गया, स्लो पद में अणुओं की संख्या क्या है, कोटि। यही कोटि की संख्या को आपको बता देगा। तो कोई भी क्रिया दे रखी है उसकी आप मैकेनिज्म देख लीजिए और उससे आपको पता लग जाएगा क्रिया की कोटि क्या होगी। कुछ एक रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे देखें H2 + Cl2, ठीक है, और ये क्रिया हमने कराई सूर्य के प्रकाश में, 2HCl। ये याद रखनी है, थोड़ी बहुत रिएक्शन है, कुछ आपको याद भी रखनी होती है। NH3 प्लेटिनम की उपस्थिति में N2 + 3H2, ठीक। इसके अलावा ऐसी कोई भी रिएक्शन जिनके ऊपर कुछ इस तरह से होता है, ये जो है किसका चिन्ह है, सूर्य के प्रकाश का, इसको कहते हैं फोटोन या क्वांटा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाए, या कोई भी धातु उत्प्रेरक आ जाए, निकेल आ जाए, प्लेटिनम आ जाए, पैलेडियम आ जाए, ऐसा कोई भी उत्प्रेरक आ जाए, ठीक है, कोई भी हो किसी भी तरह का। जैसे और देखो NO
अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो अलग सिस्टम होगा, और कुछ है तो देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया क्या चीज़, प्लेटिनम। ठीक है, तो कोई भी धातु उत्प्रेरक हो या सूर्य का प्रकाश हो तो उस समय आप अपने आप मान लेना अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 0। असल में क्या है कि एग्जाम में 4 रिएक्शन दे देता है और ये कहता है कि इनमें से इनकी कोटि पहचानिए आप लोग। तो कोटि को आप वैसे तो पहचान नहीं सकते कैसी है, प्रायोगिक राशि, लेकिन हम कुछ तरीकों से याद कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में इस तीर के ऊपर कोई भी धातु उत्प्रेरक दे रखा है, कोई भी धातु, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये वगैरह, या सूर्य का प्रकाश दे रखा है, तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया मानी जाएगी, 0 कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया कैसी है, 0 कोटि की। इसके अलावा देखें, ठीक है, तो ये तो इसकी पहचान कर सकते हैं आप, और बची हुई सब होंगे जो तुम्हारे टॉपिक के हिसाब से वो प्रथम कोटि, क्योंकि तुम्हारे टॉपिक है 0 और प्रथम ही है। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल जैसे हम लेके देखें, CH3 COO C2H5, और इसकी क्रिया करवा दी अपने किससे, H2O से। दिखने में कैसा लग रहा है, कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं, लेकिन अणुओं की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो अभिक्रिया की कोटि है, देखिए 11वीं में चूंकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी हो पाई थी मुझे नहीं पता, ये जो कहलाता है इसको कहते हैं, देखो ये CH3 है, इसे बोलते हैं एल्किल समूह। ठीक है, ये COO, और ये भी एल्किल समूह हो गया, ये एथिल है और ये कैसा है, मेथिल। तो ये जो सूत्र होता है RCOR, ये होता है एस्टर का। किसका सूत्र है, एस्टर का। और ये क्या है, जल का अणु है। तो जल का अणु क्या कर रहा है, इसका अपघटन कर रहा है। कैसे अपघटन कर रहा है, HO तो यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया, तो इसको इसने ऐसे तोड़ा, तो क्या बनेगा बोलो, इधर से बन जाएगा C2H5OH और इधर से बन जाएगा CH3COOH। ठीक, तो ये एस्टर के जल अपघटन की क्रिया है। तो इसकी कोटि का मान आपको याद रखना है, एस्टर का जल अपघटन कितनी है, 1। कितनी होती है इसकी कोटि, 1। लेकिन इसकी जगह पर अगर H2O की जगह पर NaOH ले लेता, क्षार ले ले, तो इसे कहेंगे, ये तो क्या कहलाता है, एस्टर का जल अपघटन, और ये कहलाएगा एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय जल अपघटन। इसमें क्या होता है, NaOH है तो H की जगह क्या ले लो, Na ले लो। ठीक है, क्या बन जाएगा बोलो, ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों क्रिया करके उल्टा भी काम कर सकते हैं। ये इसको H दे सकता है, ये इसको Na दे सकता है, तो ये Na बन जाए और ये क्या जाए, H। कुछ भी हो सकता है, दोनों, एक Na होगा और एक H होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी तोड़ सकते, NaOH। समझ गए बात, तो किसी भी तरह से तोड़ लीजिए। इस समय पर अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 2। तो आप ध्यान रखना, अगर एस्टर के संग जल लिया है तो कोटि का मान 1 है, और एस्टर के संग अगर NaOH लिया है तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से आपको कुछ रिएक्शन है वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे कि कोटि, अगर कुछ रिएक्शन विशेष होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनकी कोटि का मान कैसे हमको निकालना है। तो ये तो हमारे पास हो गया ये, और इसके अलावा तो ये तो हमारे पास कोटि निकालने के अलग अलग तरीके हो गए, अलग अलग फंडे हो गए कि कोटि का मान कैसे निकाला जा सकता है, किस अभिक्रिया के लिए कोटि को किस प्रकार से मानना है। एक और टॉपिक है उसी के कोटि से जुड़ा हुआ, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन संग संग आता है, अणु संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। कोटि को तो क्या कहते थे, ऑर्डर, और ये है मॉलिक्यूलरिटी। क्या होती है अणु संख्यता, तो ये ऐसे है जैसे मान लीजिए H2 + Cl2, अभी एक रिएक्शन लिख दी हमने, H और ये 2HCl। ये अभिक्रिया एक स्टेप में होने वाली अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, एक स्टेप में। पहली बात तो ये ध्यान रखें, अणु संख्यता केवल सरल अभिक्रियाओं के लिखी जाती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं लिखी जाती। जटिल अभिक्रियाओं में पता ही नहीं लगता अणु कितने कितने नहीं है, तो पहली बात तो सरल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता टर्म। अब ध्यान दें, सरल अभिक्रिया मतलब जो एक पद में पूरी हो।
सरल अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? अणु संख्यता कहलाती है। दोबारा सुन लें, सरल अभिक्रियाओं में अणुओं की वह संख्या जो परस्पर टक्कर करके उत्पाद बना लेती है क्या कहलाती है? अणु संख्यता कहलाती है। तो आप देखिए इस अभिक्रिया की कोटि का मान कितना आया था? कोटि कितनी थी? 0। लेकिन अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? तो अणु संख्यता ऐसी चीज़ है जो अभिक्रिया को देख करके पता लगाई जा सकती है। कितने अणु मौजूद है यहाँ पर? 2। तो कितने लिख देंगे? 2। ठीक है। तो अणु संख्यता फिर से सुन लें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं की वह संख्या जो परस्पर टक्कर कर, परस्पर संघट्य, टक्कर को संघट्य बोलते हैं, परस्पर टक्कर कर, देखो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तब जाके क्या बनेगा? HCl। तो किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं की वह संख्या जो परस्पर टक्कर कर उत्पाद बनाती है क्या कहलाती है? अणु संख्यता कहलाती है। तो यहाँ पे अणु संख्यता कितनी हो गई? 2, और कोटि का मान हमने निकाल ही रखा था, 0 हो गया। तो अणु संख्यता कुछ भी हो सकती है, कोटि का मान प्रायोगिक रूप से निर्धारित होता है। लेकिन ये कल्पना है, इस तरह से इमेजिनेशन कर रखे है कि कभी भी 3 से ज़्यादा अणु एक साथ नहीं टकराते। यानी टकराने को तो लाखों टकराएंगे, लेकिन एक टक्कर में कितने अणु टकरा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3। इसलिए अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसे बड़ी सी अभिक्रिया दे दे, जैसे N2 + 3H2 और ये बन गया 2NH3, ठीक है। आपसे पूछा इस अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होगी? तो दिखने में तो कितनी दिख रही है? 4, लेकिन मैंने बताया 3 से ज़्यादा अणु कभी नहीं टकरा सकते। तो अगर किसी का भी उत्तर 3 से ज़्यादा आ रहा है तो उसका उत्तर कितना आएगा? 3 ही रहेगा। तो इसकी अणु संख्यता अधिकतम आपको कितनी लिखनी है? 3 लिखनी है। तो इस तरह से आप इसकी अणु संख्यता बता सकते हैं। तो आपके पास 2 टॉपिक हो गए, एक तो हो गया कोटि और एक हो गया अणु संख्यता। कोटि अब दोनों को, अच्छा कोटि को देख करके बता सकते हैं, तो कैसी राशि हो गई? सैद्धांतिक। दूसरी बात आपको पता है, ये जो संख्या होती है 1 1 2 3 1 3 2, तो इसका मतलब ये संख्या हमेशा कैसी होती है? पूर्ण संख्या के रूप में आती है, कभी भी भिन्न संख्या के रूप में नहीं आती। तो आप ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन है वो ये है, कोटि और अणु संख्यता में क्या संबंध, अंतर है? कोटि और अणु संख्यता में अंतर पूछा जाता है। तो कोटि कैसी राशि है? एक प्रायोगिक राशि है। अणु संख्यता कैसी राशि है? सैद्धांतिक राशि। इसको प्रयोग करना पड़ेगा, ये सैद्धांतिक राशि है। कोटि सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए दी जाती है, अणु संख्यता केवल सरल अभिक्रियाओं के लिए दी जाती है। कोटि का मान पूर्णांक, भिन्न, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। अणु संख्यता का मान पूर्ण और धनात्मक होता है, हमेशा पूर्ण अंक के रूप में ली जाएगी, कभी भिन्न वगैरह नहीं होंगे। दूसरी बात, कोटि का मान जो है वेग नियम के आधार पर दिया जाता है, अणु संख्यता का मान वेग नियम के आधार पर नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से कोटि और अणु संख्यता में हमारे पास अंतर आ चुका है। क्या अंतर है? कोई से 2 या 3 अंतर पूछता है पेपर में, आपको इन 4 अंतर बता दिए। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। हम अगले टॉपिक की कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।